हेलो बेटा, हम आज फिर अपनी क्लास में आ गए हैं और हम अपने फेडरलिज्म चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने मेरी इसकी फर्स्ट पार्ट आपने देखा होगा और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ भी गया होगा, है ना। तो लेकिन मैं आपको एक अपनी ये आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा समराइज करा देती हूँ कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक, तो हम उसको थोड़ा सा माइंड में रिकॉल कर लेते हैं। पहला हमने देखा कि भाई फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसे कहते हैं। तो भाई हमने पढ़ा कि भाई फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, जहाँ पर 2 लेवल पर सरकारें, मोर देन 2 लेवल पर गवर्नमेंट होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और हमारी जो है लोकल लेवल पर गवर्नमेंट है। उसके कंट्रास्ट में हमने देखा कि भाई यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में केवल जो है 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है। जो स्टेट गवर्नमेंट जो होती हैं वो उसके सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेशन में होती हैं, उनके पास में अपनी कोई इंडिपेंडेंट पावर्स नहीं होती। फिर मैंने आप लोगों को उसकी की फीचर्स बताई थी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, कि भाई वहाँ पर जो एक मोर देन 2 टायर गवर्नमेंट्स होती हैं और एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का होना जरूरी होता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ उसका एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट जो है वो आसानी से ना हो सके, क्योंकि वहाँ पर जो है पावर शेयर होती है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में, तो उनका कोई मिसयूज ना कर सके। फिर अगर पावर शेयरिंग को लेकर के कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसके लिए इंडिपेंडेंट जुडिशियरी भी होती है ना। फिर मैंने आपको थोड़ा सा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बताया था कि भाई फेडरेशन जो है वो कैसे बनते हैं। कि भाई देखो, हमारे यहाँ भी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और अमेरिका में भी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन हम देखें स्टेट की जो पोजीशन है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वहाँ के स्टेट में, हमारे यहाँ के स्टेट्स में, वहाँ पर अमेरिका के अंदर जो स्टेट्स हैं उनके पास में ज़्यादा पावर्स हैं इन कंपैरिजन ऑफ आवर कंट्री। तो ये ऐसा है, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फेडरेशन कैसे बनते हैं। देखो 2 टाइप हैं, 2 रूट हैं फेडरेशन बनने के, एक होल्डिंग टुगेदर और एक कमिंग टुगेदर, है ना। कमिंग टुगेदर में क्या है कि भाई बहुत सारी इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, दे कम टुगेदर एट देयर ओन, अपनी मर्जी से वो लोग आपस में मिलते हैं, एक बड़ी सरकार, एक बड़ी देश बनाने के क्यों, ताकि उनकी सॉवरेनिटी, उनकी सिक्योरिटी, उनकी आइडेंटिटी जो है वो सिक्योर रहे। दूसरी तरफ होल्डिंग टुगेदर में, तो वहाँ पर देखो कमिंग टुगेदर में एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था अमेरिका का। होल्डिंग टुगेदर है हमारे वो कंट्री के अंदर है, इंडिया के अंदर है, कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंट्री है, उसने ये डिसाइड किया है एडमिनिस्ट्रेशन को ईजियर करने के लिए कि पावर को अपनी वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट जो हैं उसमें डिवाइड कर दिया जाए। चलिए हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज मैं बेटा आपको 2 टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगी। व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री एंड हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं कि वो कौन से फीचर्स हैं जो हमारे कंट्री को एक फेडरल कंट्री बनाते हैं। देखो बेटा, ये जो मैंने आप लोगों के लिए चार्ट बना रखा है समझाने के लिए, इसमें मैंने आपको इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उन सबको मैंने यहाँ पर कलेक्ट कर लिया है, ताकि आपको इजी रहेगा इसको समझने में। और जब आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, जब सुनते हैं, तो आप ये बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप एक कॉपी और पेन लेकर के बैठें और बुक भी साथ में हो, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यहाँ पे मैं आपको ये बता रही हूँ कि भाई सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के बीच में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वही होती है जहाँ पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक, तो ये पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे की जाती है, आप सबको ये चीज़ तो क्लियर है कि डिस्ट्रीब्यूट किसके द्वारा की जा रही है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियरली मेंशन है। तो यहाँ पर जो पावर जो डिस्ट्रीब्यूट की गई है, तो वो देखो 3 लिस्ट हैं, आपको ये तीनों लिस्ट के नेम जो हैं वो याद रखने हैं। नंबर 1 यूनियन लिस्ट, सेकंड इज स्टेट लिस्ट और थर्ड वन इज कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, अब हम इसमें तीनों लिस्ट के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि भाई वो टॉपिक, इन लिस्ट को ये नाम क्यों दिया गया है, इसमें किसको लेजिस्लेचर पावर किसके पास है, इट मीन्स कि हु हैज द पावर टू मेक लॉज अंडर दिस लिस्ट, और वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो इन लिस्ट के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो देखो जैसे यूनियन लिस्ट है, तो यूनियन लिस्ट जो है
इट इंक्लूड द सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, है ना, जो ऐसे टॉपिक जो पूरे देश की इम्पोर्टेंस के लिए हैं, पूरे देश के लिए हैं, तो उन टॉपिक को यूनियन लिस्ट में इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक, तो सेंटर गवर्नमेंट, यानी अब यहाँ पर कानून कौन बनाएगा, उन टॉपिक के ऊपर कानून बनाएगी सेंटर गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो टॉपिक नेशनल इम्पोर्टेंस के हैं वो यूनियन लिस्ट में है, सेंटर गवर्नमेंट उनके ऊपर लॉ बनाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम देखें, देखो जैसे बैंकिंग है, डिफेंस है, मैंने यहाँ पर बेटा एक दो ही लिखे हैं, तो देखो जैसे डिफेंस का है, करेंसी का है, बैंकिंग का है, तो इन टॉपिक के ऊपर, ऐसे टॉपिक के ऊपर जहाँ पर पूरे देश में एक जैसी पॉलिसी चाहिए, है ना, सभी जगह पर, तो वहाँ पर ऐसे टॉपिक को हमने यूनियन लिस्ट में रखा है। वो नेशनल इम्पोर्टेंस के भी हैं, दे रिक्वायर यूनिफॉर्म पॉलिसी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए वहाँ पर उन टॉपिक के ऊपर कानून बनाती है। सेकंड देखिए स्टेट लिस्ट। अब स्टेट लिस्ट में जो है वो टॉपिक इंक्लूड हैं जो स्टेट की इम्पोर्टेंस के हैं, है ना, और उनके ऊपर कौन लॉज बनाएंगे, वहाँ पर कि जो स्टेट लेजिस्लेचर यानी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कानून बनाएंगी। ठीक है, और इसमें हम अगर एग्जांपल देखें तो देखो जैसे वहाँ पर पुलिस है, ट्रेड है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है, तो ऐसे तमाम टॉपिक के ऊपर जो है स्टेट गवर्नमेंट कानून लॉज बनाएगी। थर्ड देखिए कॉन्करर लिस्ट। कॉन्करर लिस्ट में क्या है कि वो टॉपिक इंक्लूड हैं, मैंने वर्ड लिखा है कॉमन इंटरेस्ट, इट मीन्स कि वो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बनाएगी और स्टेट गवर्नमेंट भी, दोनों की ही इम्पोर्टेंस के हैं, दोनों की ही इंटरेस्ट के टॉपिक हैं, तो ये स्टेट के भी नेशनल के भी, तो वो जो है कॉन्करर लिस्ट में इंक्लूड किए गए हैं, और बोथ लेवल, है ना, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही उसके ऊपर कानून लॉज जो है बनाएंगी, राइट। और देखो जैसे हम फॉर एग्जांपल इसी की एजुकेशन कम्स इन द कॉन्करर लिस्ट, और सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल स्टेट गवर्नमेंट बोथ हैव द पावर टू मेक लॉज। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, है ना, कि जो टॉपिक कॉन्करर लिस्ट में इंक्लूडेड हैं उसके ऊपर दोनों ने, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने लॉज बनाया। अगर इन दोनों के लॉज में किसी भी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो उसमें अब किसकी बात मानी जाएगी, तो देखिए द लॉ पास बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रिवेल, है ना, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसकी सुनी जाएगी और इसके द्वारा जो भी सजेशन, जो लॉ पास किया हुआ वो माना जाएगा। उसके बाद देखिए फोर्थ हम आ जाते हैं रेजिडुअरी पावर्स। अब ये रेजिडुअरी पावर्स क्या है कि ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो किसी भी लिस्ट में इंक्लूड नहीं है। ऐसे टॉपिक थे जो उस समय थे ही नहीं, मालूम ही नहीं था क्या नई चीज़ आएगी, तो देखो ये ना तो वो टॉपिक्स, वो सब्जेक्ट्स, दोज आर नॉट इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, नो कॉन्करर लिस्ट, तो भाई उनका काम क्या, अब उनका क्या होगा, उनके ऊपर कानून कौन बनाएगा, तो उनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लॉज बनाएगी। ठीक है, जैसे अब हम देखें तो ये है भाई कंप्यूटर है, आप ई कॉमर्स को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, है ना, जिस समय में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय ये सब कंप्यूटर है, ई कॉमर्स है, तो इनके बारे में तो किसी को कुछ मालूम ही नहीं था, तो इसलिए वो किसी भी लिस्ट में नहीं आ पाए, है ना, तो वो टॉपिक जो किसी भी लिस्ट में नहीं है वो रेजिडुअरी पावर है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उनके ऊपर लॉज बनाएगी। ठीक है, अब हम देखें, मैंने बेटा कल आप लोगों को एक बात बताई थी, तो ये मेरा, अगर आपको केवल क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि हाउ द पावर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, तो आपका इतनी बात कहने से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, तो आपको अब आगे का है ये भी बताना पड़ेगा बच्चों, जैसे कि सम स्टेट्स हैव स्पेशल स्टेटस, राइट। मैंने आप लोगों को कल ये बताया था कि जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होते हैं, जैसे मैंने कहा हमारा कंट्री है इंडिया, तो वहाँ पे जितने भी राज्य हैं उन्हें स्पेशल, कुछ राज्यों को एक तो सबसे पहली बात
कि सबको इक्वल राइट्स नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं दे आर गिविंग द स्पेशल स्टेटस, है ना। जैसे अब असम है, नागालैंड है ना, और ये मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, तो इन्हें एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। इसमें कुछ उनके कुछ लॉज होते हैं अलग से कि भाई जैसे जो वहाँ के नॉन रेजिडेंट हैं वो वहाँ पे जा कर के लैंड नहीं बाय कर सकते, कुछ विशेष अधिकार उनके पास में होते हैं उनसे जो नॉर्मली जो स्टेट्स हैं। उसके बाद हम देखें यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो देखो जो यूनियन टेरिटरीज में वो स्टेट्स आ गए कि जो भाई इनके ऊपर ये यूनियन टेरिटरीज में कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में इनके ऊपर रूल किया जाता है। भाई ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ये इतने छोटे थे, दे वर सो स्मॉल कि कैन नॉट बी डिक्लेयर एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट, है ना। इन्हें हम इंडिपेंडेंट स्टेट भी नहीं कर सकते थे, और ये इतनी दूर दूर है कि इन्हें मर्ज करके एक नहीं बना सकते थे, ठीक है। तो इसलिए जैसे लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, तो ये क्या है, ये हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, और इनको किसके अंडर में छोड़ दिया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में छोड़ दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन यूनियन टेरिटरीज का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो देखती है। फिर देखिए एक पॉइंट और है, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कल हमने आपको बताया था कि ये जो पावर जो डिस्ट्रीब्यूट की गई है किसके द्वारा की गई है? कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। सोर्स ऑफ पावर शेयरिंग जो है वो क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। इसलिए भाई इसका जो है इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, ठीक है। तो ये एक प्रोविज़न रखा गया है कि भाई इन फ्यूचर कोई भी पार्टी, कोई भी गवर्नमेंट जो है, अगर इफ दे वांट टू मेक एनी चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन यूनिलेटरली तो दे कैन नॉट, है ना, वो नहीं कर सकते। फिर कैसे होगा? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को हमने पढ़ रखा है कि लिविंग डॉक्यूमेंट्स है ना, लिविंग डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन बहुत टफ प्रोसीजर है, आप उसको कैसे चेंज करोगे। तो अब अगर हमें इफ एनी चेंज हैज टू बी मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन तो इट शुड बी पास बाय बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। पहले क्या होगा कि दोनों जो लोकसभा और राज्यसभा जो कि हमारे पार्लियामेंट के हाउस हैं, तो ये दोनों ही उसे पास करेंगे, ठीक है। उसके बाद और कब कैसे पास करेंगे? बाय 2/3 मेजॉरिटी। ये वर्ड याद रख लीजिएगा, और ये जो है 1 मार्क में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होना है तो वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस जो हैं दे विल पास इट बाय द 2/3 मेजॉरिटी, ओके। अब पार्लियामेंट ने पास कर दिया है, लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया है। उसके बाद में अब देखिए ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये रेटिफाइड होने के लिए जाएगा कहाँ पर? स्टेट के लेजिस्लेचर में। और कितनी स्टेट की लेजिस्लेचर में? मोर देन हाफ ऑफ द टोटल स्टेट, है ना। तो तब जा कर के ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है कम से कम एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट जो है वो इसे पास करेंगी, तभी जा कर के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होगा, ठीक है। अब एक पॉइंट देखिए, फिर अब आगे हम देखते हैं कि भाई जुडिशरी, ठीक है। अब जुडिशरी जो है ये एक सुप्रीम कोर्ट का होना, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना फेडरल सिस्टम की एक बहुत बड़ी फीचर है। तो ये देखो अब जुडिशरी हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर कि इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, अगर कोई भी झगड़ा होता है किसको लेकर के? अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर, है ना। तो कौन देखेगा उस झगड़े को, कौन सुलटाएगा, कौन सॉल्व करेगा? वो हमारी सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट जो है दे मेक अ डिसीजन, ठीक है। तो जुडिशरी जो ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ये हमारी जुडिशरी ये चेक करती रहती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पावर डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं उन्हें जो रूलिंग पार्टी है, जो सरकारें हैं, उसे वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उनका, नहीं वो इम्प्लीमेंट कर रही है या नहीं। तो बच्चों आप लोगों को व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री में आपको अगर ये क्वेश्चन है तो आपको इतना सारा बताना पड़ेगा, राइट। चलिए अब मैं आती हूँ सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं बेटा कि हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, ठीक है। कि भाई हमारे यहाँ अब ये कि भाई फेडरल सिस्टम को एडॉप्ट कर लिया है, अब इसे हम प्रैक्टिकल करते हैं, है ना, कि क्या उसको किस तरीके से लागू किया गया है, ठीक।
तो देखो सबसे पहला हम अपने पॉइंट पर ही आ जाते हैं कि हमारे यहाँ लिंग्विस्टिक स्टेट, ठीक है। अब देखो लिंग्विस्टिक स्टेट क्या है, ये है एक तरीके से लैंग्वेज के बेस पर स्टेट्स का बनना, है ना, भाषाई राज्य, ठीक है। ये हमारे ये रिपब्लिक का, हमारे फेडरल सिस्टम का सबसे पहला फर्स्ट टेस्ट था, है ना, पहली परीक्षा हमारे फेडरल ने दी थी। देखो बेटा, अगर आपके पास में, मैंने आपसे कहा था कि आप बुक लेकर के बैठे तो आपके चैप्टर में 2 मैप दे रखे हैं, एक करंट है और एक 47 का है। तो आप उसमें बहुत सारे चेंजेस देखेंगे, न्यू बाउंड्रीज जो है हैज़ बीन क्रिएटेड, है ना, और उसमें जो नेम्स हैं वो भी चेंज हो गए स्टेट के, ठीक है। तो ऐसा अब ये क्यों किया गया था, तो ये यही था कि राज्यों को ज़्यादा से ज़्यादा भी अधिकार देना था। तो यहाँ पर लिंग्विस्टिक स्टेट में पहला टेस्ट है फेडरल सिस्टम का। तो ये राज्य जो बनाए गए थे, पहले तो फर्स्ट टाइम तो ये हुआ कि भाई जो कॉमन लैंग्वेज को बोलने वाले हैं, है ना, तो उसके बेस पर उन्हें एक राज्य बना दिया जाए बेस्ड ऑन लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन बाद में फिर ये डिसाइड हुआ कि कुछ राज्य जो थे दे वर नॉट क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, एथनिसिटी एंड द ज्योग्राफी। अब इसमें हम देखें कल्चर ज्योग्राफी पे, तो देखो नागालैंड है, झारखंड है, ठीक है। अब मैंने एक वर्ड लिखा है बेटा कंसर्न, है ना, तो ऑफ अवर लीडर। ये जो डिमांड थी कि भाई लिंग्विस्टिक स्टेट की डिमांड बहुत लंबे पीरियड से चली आ रही थी, है ना, लेकिन अब हमारे जो लीडर्स थे उन्हें कंसर्न, उन्हें चिंता थी, उनको ये था कि अगर हमने लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए तो उससे क्या होगा, हमारा जो कंट्री है विल डिसइंटीग्रेट, है ना, देश बिखरेगा। लेकिन मैंने बच्चों बाद में एक वर्ड लिखा इट यूनाइटेड, लेकिन रिजल्ट क्या बता रहा है कि हमारा जो कंट्री है ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट जो हमने बनाए हैं उसने हमारे देश को तोड़ा नहीं है, इट हैज़ यूनाइटेड अवर कंट्री, है ना। तो यहाँ पहला टेस्ट में हम पास हो गए बच्चों लिंग्विस्टिक स्टेट में। अब देखिए हम बात करते हैं लैंग्वेज पॉलिसी की। ये है हमारी भाषाई नीति, लैंग्वेज पॉलिसी, ठीक। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे यहाँ कोई भी लैंग्वेज जो है, नो नेशनल लैंग्वेज, ठीक है। हिंदी क्या है, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक, हिंदी इज डिक्लेयर ऑफिशियल लैंग्वेज और इट इज स्पोकन बाय ओनली 40% द पीपल। हमारे देश के केवल 40%, 40% पीपल जो है वो हमारे हिंदी स्पीकिंग है। तो देखिए अब बाकी तो क्या होगा, अब बाकी लैंग्वेजेस का तो 21 जो है हमारे यहाँ शेड्यूल लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसलिए देवर बिसाइड हिंदी देयर आर 21 अदर शेड्यूल लैंग्वेज हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उनको शेड्यूल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया है। तो बेटे इसका मतलब क्या हुआ, है ना, कि भाई 21 हिंदी तो हमने कहा कि केवल 40% है और 21 जो है वो हमारी शेड्यूल लैंग्वेज है। तो इसका रिजल्ट ये है, इसका फ़ायदा ये है कि अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि एग्जामिनेशन दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट किया जा रहा है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की पोजीशन के लिए, तो ही कैन ऑप्ट टेक एनी एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दीज लैंग्वेज, है ना। इसमें से किसी भी एक लैंग्वेज में से 21 लैंग्वेजेस जो है इनमें से वो किसी भी एक लैंग्वेज को ऑप्ट कर सकता है। ये बेटा आपकी बुक में पेज नंबर 22 पर एक लैंग्वेज का, शेड्यूल लैंग्वेज का एक इंडिया की जो चार्ट दिया हुआ है, आप ज़रूर उसको देखिएगा, ठीक है। तो वो बस इसका यही बेनिफिट है। अब देखो हमारी जो गवर्नमेंट थी, फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमारे जो लीडर थे वो लैंग्वेज को लेकर के कोई इस तरीके का झगड़ा नहीं करना चाहते थे। याद होगा जैसे कि श्रीलंका के अंदर सिंघलियों ने किया था, है ना, तो वो इस सिचुएशन को अवॉइड करना चाहते थे और सिचुएशन मतलब बहुत बहुत कॉशियस होकर के वो कोई स्टेप उठाना चाहते थे। अब उन्होंने बाद में देखो क्या होता है कि 1965 में जो है इंग्लिश का ऑफिशियल पर्पस के लिए बैन लगा दिया गया, है ना। इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पस जो है वाज टू स्टॉप इन 1965। तो जो मैनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट थे जिसमें तमिलनाडु भी आ गया, ठीक है, दे रिवोल्टेड, वहाँ पे वायलेंस होने लगी, झगड़ा होने लगा बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर हिंदी स्पीकिंग स्टेट जो थे तो वो ये चाह रहे थे कि यूज़ ऑफ इंग्लिश जो है, जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट थे बेटा, तो
तो वो ये चाह रहे थे कि भाई इंग्लिश जो है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए, ठीक है। तो तमिलनाडु में जब झगड़ा हुआ तो हमारी जो गवर्नमेंट थी वो एग्री हो गई टू कंटिन्यू द इंग्लिश, ठीक है। तो इस पे क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने ब्लेम लगाया सरकार के ऊपर कि गवर्नमेंट जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग पीपल के साथ में भाई उनको फेवर कर रही है। लेकिन अब तो आपने लेसन पढ़ लिया है, आपको समझ में आ गया होगा कि इस गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया, क्यों किया, क्योंकि वो श्रीलंका वाली सिचुएशन को अपने देश में रिपीट करना नहीं चाहते थे, इसलिए गवर्नमेंट ने फ्लेक्सिबिलिटी शो की थी, ठीक है। आप देखो तो भाई दो चीज़ें हो गई, दोनों में हम पास हो गए, लिंग्विस्टिक स्टेट भी हो गया और हमारी लैंग्वेज पॉलिसी भी हो गई। अब देखो थर्ड हम देखते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन, ठीक। तो यहाँ पर देखो क्या है कि अगर सेंटर स्टेट के जो रिलेशन है तो इनमें इन्होंने हमारे फेडरल सिस्टम को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन किया है, ठीक है। तो यहाँ पर कि कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट जो बना रहे हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी व्यवस्थाएं, जो भी अरेंजमेंट किए गए हैं पावर शेयरिंग को लेकर के, तो ये बेटा डिपेंड करता है कि हाउ रूलिंग पार्टी फॉलो, है ना, कि भाई जो पार्टी पावर में है, जो रूल कर रही है, वो उन व्यवस्थाओं को मानती है नहीं मानती है, उन अरेंजमेंट को फॉलो कर रही है नहीं कर रही है। देखो तीन मैंने पॉइंट बनाए हैं, तीन सिचुएशन है, आप उन्हें ध्यान से सुनिए। देखो पहले क्या था, एक सिचुएशन इमेजिन करो कि जब सेम पार्टी रूल करती थी। सेम पार्टी रूल से मतलब क्या है कि अगर सेंटर में भी पार्टी, एक ही पार्टी, जिस पार्टी का रूल सेंटर में है वही पार्टी स्टेट में रूल कर रही है, तो सेम पार्टी रूल कर रही है। तो ऐसे में क्या होता था कि जो स्टेट गवर्नमेंट जो थी दे डिड नॉट यूज ऑटोनॉमस पावर, वो अपनी स्वतंत्र पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाती थी। फिर देखो दूसरी सिचुएशन को इमेजिन कर लेते हैं, अब डिफरेंट पार्टी रूल कि भाई सेंटर में कोई अलग पार्टी है और स्टेट में कोई अलग पार्टी है। तो उससे क्या होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती थी तो वो अक्सर होता था मिस यूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट, है ना। तो दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है। अब यहाँ पर वो चेंज आफ्टर 1990, अब सिचुएशन जो है पूरी रिवर्स हो बदल गई है। यहाँ पर कब से बदल गई है बच्चों, 1990 के बाद से। क्यों बदल गई है, क्योंकि कोई भी सिंगल पार्टी जो है वो मेजॉरिटी में नहीं आ पाई, तो सरकार नहीं बनाने की पोजीशन में है। अब गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए मेजॉरिटी दिखानी पड़ेगी, है ना, शो करनी पड़ेगी। तो मेजॉरिटी के लिए जो मेजर पार्टी होगी तो उसको बाकी की जो छोटी पार्टी है उनसे सपोर्ट लेनी पड़ेगी, सपोर्ट लेकर के सरकार बनेगी। वो कौन सी बनेगी, कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है। तो एज मच एज मोर पार्टी विल बी इन्वॉल्व इन द पावर शेयरिंग, तो उतनी ही ज़्यादा जो है इन द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, तो उतनी ही ज़्यादा पावर शेयर की जाएगी, ठीक है। तो ये जो स्पिरिट है तो इसने हमारे सेंटर को, तो दिस लेड अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग और रेस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो इन सब ने क्या किया है, हमारे फेडरल सिस्टम को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन किया है। तो देखो बच्चों, मैंने आपको दो टॉपिक अब इसमें मैंने क्लियर कर दिए। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री एंड हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेटा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर डिस्कस करूंगी।